तो इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें कि हमने बेसिक के बारे में बात किया था। तो इन दिस वीडियो विल गो इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफ लिम्फोइड नियोप्लाज्म। इस वीडियो के बाद हमारा जो डायग्नोसिस है, हमारा जो आगे क्लिनिकल केसेस है, उसको प्रेजेंटेशन और उसको पढ़ने का तरीका बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं रॉबिन्स में, एज इट इज़ विल रीड दिस। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज लिम्फोइड नियोप्लाज्म कैन बी सस्पेक्टेड बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। ठीक है, तो अगर आपको किसी लाइक समवन इज कमिंग टू यू with few clinical features like he has fever, he has lymph node enlargement, he has weight loss, he has night sweats, so like you can predict that this is a lymphoid neoplasm, but you can't be sure. तुम बोल सकते हो कि ओके दिस पर्सन में हैव ए लिम्फोइड नियोप्लाज्म, बट यू कैन नेवर मेक द डायग्नोसिस। ओके, बिकॉज वो जो जिस सिमिलर सिम्टम्स में occur due to infection, tuberculosis, or in some autoimmune disease. Okay, so you for the diagnosis you need certain criteria. ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होगा कि आपको सबसे पहले तो प्रोटीन मार्कर चेक करने हैं, आपको जेनेटिक अल्ट्रेशन चेक करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उसका फिजिकली हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन चेक करना है, जिसमें उसको मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ चेक करना है। तो अगर आपको किसी भी पेशेंट का आपको किसी भी पेशेंट का आपको बोलना है कि डायग्नोसिस में आपको लिखना है दैट दिस पेशेंट हैज़ ए lymphoid neoplasm, then for this you need to fulfill certain criteria. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका बायोप्सी करना है, जिसमें आप उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे, या फिर आपको बोन मेरो बायोप्सी कर लो। ठीक है, उसका टिश्यू का मॉर्फोलॉजी चेक करो, उसके बाद उसका टिश्यू का आर्किटेक्चर चेक करो, उसके बाद आप इम्यूनो फिनोटाइपिक मार्कर्स में जाओ, जिसमें कि आप सीरी मार्कर्स चेक करो। उसके बाद आप जेनेटिक अल्ट्रेशन में जाओ, क्योंकि बहुत सारा लिम्फोइड हमारा जेनेटिक अल्ट्रेशन हो रहा है, जैसे कि फॉलिकुलर लिम्फोमा, बल्किट लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा। तो दिस ऑल लिम्फोमास आर ऑकरिंग ड्यू टू द जेनेटिक अल्ट्रेशंस। तो इन सब को अगर आप चेक करोगे देन यू कैन मेक ए डायग्नोसिस बेस्ड ऑन लाइक व्हाट इज़ योर फाइंडिंग। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें कि रीअरेंजमेंट के बारे में आपको बताया। ठीक है, हमको पता है कि लाइक लिम्फोमास जो है, जो भी हमारे लिम्फोसाइट्स जो है, हमारे लिम्फोसाइट्स रीअरेंजमेंट करते हैं। कहाँ करते हैं? अगर हम बी सेल के बारे में बात करें तो बी सेल बेसिकली आपने अगर मैं पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें बेसिकली उसका सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन होता था जर्मिनल सेल में। जैसे इस हिसाब से हमारा बहुत सारा अलग अलग टाइप के बी सेल्स होते थे। ठीक है, बेस्ड ऑन डिसोमेटिक हाइपर म्यूटेशन। सिमिलरली टी सेल भी है, वो थाइमस में बेसिकली उसका भी रीअरेंजमेंट होता है। उस हिसाब से हमारा बहुत सारे अलग अलग टाइप के टी सेल्स आते हैं, जो कि हमारा अलग अलग टाइप के बी सेल्स के साथ रिएक्ट कर पाए, या फिर हमारा एंटीजेंस के साथ रिएक्ट कर पाए। ठीक है, सो अगर हमारा न्यूप्लाज्म हो रहा है, न्यूप्लेशिया हो रहा है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर लिम्फोसाइट जो है वो मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन करेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि सारे के सारे ट्यूमर सेल जो है उनमें हमको आइडेंटिकल एंटीजन रिसेप्टर जीन रीअरेंजमेंट मिलेगा। मतलब कि क्या है, एज यू नो दैट ऑल दी इन द न्यूप्लाज्म लाइक एक सेल का मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन होता है। तो मतलब कि सारे के सारे जितने भी प्रोलिफरेटेड चीज़ है उसमें हमको सेम हमको सेम एंटीजन रिसेप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, और उनमें हमको सेम एंटीजन रिसेप्टर के जीन मिलेंगे। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो इन्फेक्शन वगैरह होता है तो जो लिम्फोसाइट रेस्पॉन्ड करते हैं वो हर एक लिम्फोसाइट का अलग अलग रिसेप्टर होता है। मतलब कि नॉर्मली इट्स पॉलीक्लोनल। लाइक अगर हमारा एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, अगर हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस रिएक्ट कर रहा है देन हमारा सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन होगा, लाइक 4 टाइप के सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन होगा, तो अलग अलग टाइप के बनेंगे ना। लेकिन अगर न्यूप्लाज्म हो रहा है तो बेसिकली मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम होती टी सेल थिंग, उसमें हमारा जो
TCR का जीन रीअरेंजमेंट होगा वो फिर मोनोक्लोनल होने लगेगा, लाइक एक सेल का नियोप्लाज्म होने लगेगा, तो उसके लिए हमको मोनोक्लोनल TCR का जीन मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमको बेसिकली अगर हमारा सेल पॉपुलेशन में हमको मोनोक्लोनल जीन्स मिल रहे हैं हमको बी सेल का या फिर टी सेल रिसेप्टर का, देन लाइक इट इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। इट मीन्स द पर्सन में है लिम्फोमा। आपको अलग अलग CD मार्कर्स वगैरह से यू कैन डू द डायग्नोसिस। मोर ओवर देयर इज ए डिटेक्टिंग मिनिमल रेसिडुअल डिजीज होता है, जिसमें कि क्या होता है कि हर एक रीअरेंज रिसेप्टर जीन के पास एक यूनिक जीन सीक्वेंस होता है जिसको क्लोनल मार्कर बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि ईच rearrange receptor gene has a unique DNA sequence which is called as clonal marker। तो उसमें क्या है कि बहुत छोटा नंबर ऑफ मेलिग्नेंट भी है ना आफ्टर ट्रीटमेंट, तो वो बेसिकली डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो क्लोनल मार्कर्स होते हैं वो हमारे पास यूनिक होते हैं। तो अगर आपको दिखेगा कि भाई देखो 2 जीन्स में आपका यूनिक क्लोनल मार्कर नहीं है, देन यू कैन say that this is a malignant or this is you can like pre-diagnose। और उसमें हम बेसिकली PCR एंड मोलिकुलर सीक्वेंसिंग वगैरह को यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ लाइक हमारा जो लिम्फोइड ट्यूमर है, हमारा जो वो बेसिकली क्या करता है, वो एक स्टेज को रिजेंबल करता है, ठीक है। स्टेज कैसे, जैसे लाइक हमारा एक्यूट लिम्फोप्लास्टिक ल्यूकेमिया है, वो बेसिकली हमारा इमेच्योर लिम्फोब्लास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। हमारा फॉलिकुलर लिम्फोमा है वो बेसिकली जर्मिनल सेल को रिप्रेजेंट करेगा। प्लाज्मा सेल माइलोमा है वो बेसिकली प्लाज्मा सेल को रिप्रेजेंट करेगा। मेंटल सेल लिम्फोमा है वो बेसिकली मेंटल सेल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब मोटा मोटा बात है कि इट रिप्रेजेंट ए स्टेज, लाइक दिस इज ए डेवलपमेंटल स्टेज। तो हर एक टाइप का लिम्फोमा, लाइक इसमें अगर प्रोलिफरेशन हो गया तो ये वाला स्टेज, इसमें अगर प्रोलिफरेशन हो गया तो ये वाला स्टेज, ठीक है। तो वो बेसिकली एक स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, कम्प्लीटली न्यू सेल बना के उसका न्यूप्लाज्म नहीं होता है। एंड इस चीज़ से बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूप्लाज्म क्लासिफिकेशन ऑफ द लिम्फोमास कर सकते हैं कि जिस स्टेज में है तो उस स्टेज के हिसाब से हमारा नाम है, तो उस स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ लाइक डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा बोला कि बी सेल हैज़ लाइक 85 to 90% ऑफ दी लिम्फोमास, लाइक मोस्ट ऑफ द चांसेस में बी सेल का लिम्फोमा होता है। टी सेल का 10 to 15% है, नेचुरल किलर सेल का बहुत रेयर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एज यू ऑल नो दैट बी सेल में हमारा लाइक हाइपर म्यूटेशन होता है, सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन होता है, जिसमें कि हमारा PB53 द गार्जियन ऑफ द जीनोम को हम लोग सप्रेस करते हैं, ठीक है। अगर गार्जियन ऑफ द जीनोम को सप्रेस कर रहे हैं देन लाइक इफ देयर इज टाइनी पैथोजेनिक म्यूटेशन, तो उससे ही हमारा लिम्फोमा हो सकता है। तो दिस इज़ ए मेन रीजन कि 85 to 90% आपका जो लिम्फोमास होता है इट्स ऑकरिंग इन दी बी सेल, ओके। नाउ मूविंग ऑन, बी सेल lymphomas and T cell lymphomas we have done. Now we will go to the association with the immune abnormalities। वो बोला कि हमारा जो ये लिम्फोमास होता है वो बेसिकली इम्यूनोडेफिशिएंसी पेशेंट्स वगैरह में हाई होता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले हम लोग बात करना चाहते हैं कि अगर हम किसी को लिम्फोइड न्यूप्लाज्म हुआ तो उसका इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन भी वो प्रेजेंट कर सकता है। उसमें क्या होता है कि 2 प्रॉब्लम होता है मेजरली। एक होता है कि लॉस ऑफ इम्यूनिटी, तो उसमें कि पेशेंट जो है मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हमारा मेलिग्नेंट लिम्फोसाइट्स है वो फंक्शन नहीं करते नॉर्मली। लाइक हमारे पास लिम्फोसाइट्स है, इधर हमारा म्यूटेशन हो गया, तो जो मेलिग्नेंट वाले हैं दे डोंट फंक्शन नॉर्मली टू अटैक दी बैक्टीरिया और वायरस, तो उसमें आपको लॉस ऑफ इम्यूनिटी हो जाता है। सेकेंड थिंग होता है कि कभी कभी जो होता है वो इम्यून्स अपना टॉलरेंस ब्रेक डाउन कर देता है। तो वी नो द टॉलरेंस मतलब कि सेल्फ एंटीजन के साथ जो रिएक्ट करने का होता है, सेंट्रल टॉलरेंस, पेरिफेरल टॉलरेंस, तो उसमें ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, मतलब कि खुद का इम्यून सेल्स खुद के बॉडी के एंटीजेंस को या फिर खुद के बॉडी को ही अटैक करने लगते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। लाइक इफ एनीबॉडी हैज़ लाइक लिम्फोमा तो उसका एसोसिएटेड डिजीज में उसका
इम्यूनिटी में इफ़ेक्ट आएगा इन फ्यूचर और विद टाइम। एंड सेकेंड थिंग इज़ लाइक कि अगर किसी को इम्यूनो डिफिशिएंसी है, ओके, तो उसको भी लिम्फोमा का रिस्क मतलब बढ़ जाता है। तो वाई, मतलब ये तो उल्टा वाला क्यों हो रहा है? उल्टा वाला इसलिए हो रहा है कि लाइक हमारा जो एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स है जो हमारे बॉडी में लाइक विथ टाइम एबनॉर्मल लिम्फोसाइट जो भी आते हैं, तो उसको हटाने का काम है ना, उसको हटाने का काम बेसिकली हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल का होता है। अब अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल और नेचुरल किलर सेल नहीं हुआ इन द इम्यूनोडेफिशिएंसी पेशेंट, तो उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ द एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ द एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स अगर हुआ तो उसमें बेसिकली लिम्फोमा डेवलप हो सकता है। लाइक इन द HIV इन्फेक्शियस पेशेंट, इन द पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेशन, जिनको हम लोग ट्रांसप्लांटेशन के बाद इम्यूनोसप्रेशन दे रहे हैं, या फिर कंजेनाइटल इम्यूनोडेफिशिएंसी पेशेंट, उनमें बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं लिम्फोमा का रिस्क का, क्योंकि उसमें एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स को रिमूव नहीं कर रहे हैं हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल को, बिकॉज इम्यून सिस्टम वीक है। एंड मोर ओवर हमारा रोल ऑफ दी ऑन्कोजेनिक वायरस, इसमें क्या होता है, कुछ कुछ वायरस है जो कि न्यूप्लाज्म करते हैं। मोस्ट फेमस एग्जांपल यहाँ पे स्टेट किया गया है, विच इज़ दी एप्स्टीनबर्ग वायरस। ठीक है, एप्स्टीनबर्ग वायरस बेसिकली एक ऑन्कोजेनिक वायरस है, और बेसिकली बुलकिड लिम्फोमा हो गया, हॉकिंग लिम्फोमा हो गया, पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हो गया, ये सब हमारा एप्स्टीनबर्ग वायरस करता है। तो इसका नाम स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसका नाम स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन है क्योंकि हमारा जो एप्स्टीनबर्ग वायरस है उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारा एप्स्टीनबर्ग वायरस जो हमारा बी सेल को अटैक करता है, उसको हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल उस बी सेल को ख़त्म कर देता है, जो वायरल इन्फेक्टेड बी सेल्स है। बट इम्यूनोडेफिशिएंसी में साइटोटॉक्सिक टी सेल तो होता नहीं है, तो उसमें ये बी सेल जो है उसका प्रोलिफरेशन होते जाता है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द बी सेल हो जाता है, क्योंकि हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट है, लाइक इम्यूनोडेफिशिएंसी पेशेंट को लिम्फोमा क्यों होता है। तो नॉर्मली साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल के एब्सेंस के लिए आपका लाइक हाइपर एक्यूमुलेशन ऑफ द एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स हो जाते हैं। मोर ओवर जो हमारा जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं काउंटर पार्ट्स, वो बेसिकली उसका जो होमिंग प्रॉपर्टीज है उसको रिटेन करते हैं। मतलब कि अगर किसी टिश्यू में नॉर्मली लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होना चाहिए तो उससे ज़्यादा होता है, किसी टिश्यू में कम होना चाहिए तो कम होता है। मतलब दे रेस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक एडहेशन मॉलिक्यूल्स, दे रेस्पॉन्स ऑन द स्पेसिफिक साइटोकाइन रिसेप्टर्स, राइट। तो उसके लिए उसमें जो होता है लाइक दे रिटेन होमिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है। उसके पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक फॉलिकुलर लिम्फोमा, जो कि हमारा टर्मिनल सेल से आता है बी सेल का। तो अगर किसी को फॉलिकुलर लिम्फोमा हुआ, तो फॉलिकुलर लिम्फोमा के बारे में बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो फॉलिकुलर लिम्फोमा बेसिकली हमारा जेनेटिक अल्ट्रेशन से होता है, जिसमें कि हमारा ट्रांसलोकेशन हो जाता है हमारा क्रोमोसोम 18 और क्रोमोसोम 14 के बीच में। तो इस फॉलिकुलर लिम्फोमा जो हमारा है वो बेसिकली हमारा जर्मिनल सेंटर से अराइज होता है। तो जो ट्यूमर का सेल का एक्यूमुलेशन है वो भी हमारा जर्मिनल सेंटर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अपना होमिंग प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है। मतलब जो भी हमारा होमिंग प्रॉपर्टीज हो गया, लाइक सेल का एडेशन हो गया, एंड उसमें हमारा जो सेल का को रिटेन करता है। सिमिलरली हमारा क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा, जो कि हमारा मेलिग्नेंट टी सेल है, उस बेसिकली एक्सप्रेस करता है हमारा स्किन होमिंग रिसेप्टर्स को। उसके कारण जो होता है वो स्किन में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली टी सेल लिम्फोमा होता होगा तो बेसिकली एक्यूमुलेशन स्किन में होगा। अगर फॉलिकुलर लिम्फोमा हो क्योंकि वो जर्मिनल सेंटर से अरेंज करता है, तो उसका जो एक्यूमुलेशन वो जर्मिनल सेंटर में होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये जो लिम्फोमास होता है वो बेसिकली डिसेमिनेट होते हैं वाइडली, क्योंकि बेसिकली ऑफकोर्स लिम्फोमा है तो लिम्फेटिक्स तो पूरा बॉडी में फैला हुआ है, तो दे डू डिसेमिनेट वाइडली। उसमें क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स नॉर्मली ब्लड से सर्कुलेट करते हैं, है ना, सर्कुलेट थ्रू ब्लड, लिम्फेटिक्स, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन।
तो ट्यूमर लिम्फोसाइट्स जो है वो बेसिकली हाँ बिहेव करते सिमिलरली, देयरफॉर वो मोस्ट ऑफ द लिम्फोमास जो है हमारा नॉर्मल डिसमिनेट करते डायग्नोसिस में, ठीक है। लाइक अगर किसी को अगर लिम्फोमा हुआ इन द सर्विकल रीजन, देन मोस्ट प्रोबेबली इट विल डायग्नोज टू द अदर रीजन्स, but this has only two exceptions. One is the Hawkins lymphoma, one is the marginal zone B cell lymphoma, ठीक है। तो बाकी सब लिम्फोमा अगर हुआ देन लाइक पेशेंट हैज़ ए वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, हमको पूरा फुल बॉडी कीमोथेरेपी देना पड़ेगा, एक्सेप्ट टू लिम्फोमा जिसमें एक्सेप्शन है। वन इज हॉकिंस लिम्फोमा। हॉकिंस लिम्फोमा क्या होता है, वो एक ऑर्डरली फैशन में स्प्रेड करता है। नॉन हॉकिंग्स में इट कैन स्प्रेड एनीवेयर, इट कैन गो लिटरली एनीवेयर, बट हॉकिंग्स में इट goes in a very orderly fashion, okay। and उसमें बेसिकली नेक का नोड में, मीडियस्टिनल नोड में, एब्डोमिनल नोड में, इस वे से वो जाता है। फर्स्ट इट विल गो टू द नेक नोड, देन मीडियस्टिनल नोड, देन एब्डोमिनल नोड। सो तो डिजीज होता है वो इनिशियली लिमिटेड रहता है एंड देन वो बेसिकली स्पेसिफिक लिम्फ नोड से जाता है इन ए सिक्वेंशियल मैनर। सेकेंड इज मार्जिनल जोन बी सेल लिम्फोमा। उसमें बेसिकली ये जो होता है बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के साइड पे होता है। लाइक स्टोमक में हुआ, इट कॉज विद बी एच पाइलोरी, थायराइड में हुआ देन हशीमोटो थायराइडाइटिस, सलाइवरी ग्लैंड में हुआ तो एशग्रेन्स सिंड्रोम। तो जो ट्यूमर्स होता है मोर लाइक इट्स लाइक लोकलाइज्ड, बेसिकली इट ऑकर्स इन द साइट वेयर देयर इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो एज आई सेड कि हॉकिंग्स लिम्फोमा ऑर्डरली फैशन में जाता है, ऑर्डरली स्टेप वाइज फैशन में जाता है। एंड जो नॉन हॉकिंग्स लिम्फोमा जो बहुत डिसेमिनेटेडली जाता है, लाइक इट कैन गो अनप्रिडिक्टेबली एनीवेयर इन देयर अर्ली कोर्स। तो इसलिए हमको जो लिम्फोमा स्टेजिंग होता है वो हमको यूजफुल प्रोग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन देता है। इट इज़ द मोस्ट यूटिलिटी इन द गाइडिंग थेरेपी ऑफ द हॉकिंग्स लिम्फोमा। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि दो डॉक्टर होता है वो बेसिकली स्टेज पता करता है कि हॉकिंग्स लिम्फोमा अगर हुआ है तो इन व्हिच स्टेज द पेशेंट इज़। अगर पेशेंट स्टेज 1 या स्टेज 2 में होगा देन हम लोग उसको बेसिकली लिमिटेड कीमोथेरेपी देंगे, समटाइम्स उसको लोकलाइज्ड रेडियोथेरेपी देंगे। तो उसमें जो क्योर होगा वो बेसिकली लेस एग्रेसिव होगा। और अगर वो ऑफकोर्स अगर वो एडवांस स्टेज में हुआ 3 और 4 में हुआ देन हमको फुल सिस्टमिक कीमोथेरेपी देना पड़ेगा, लॉन्गर ट्रीटमेंट साइकिल देना पड़ेगा, बिकॉज अब तक तो फैल चुके हैं 3 एंड 4। तो इसलिए इन दी हॉकिंग्स लिम्फोमा इट इज़ लाइक बेनिफिशियल टू हैव द स्टेजिंग, बट in case of non-Hodgkin's lymphoma, like it is, we have to give the full systemic chemotherapy in the early course. Moreover, we have to give the longer treatment cycle, we have to repeat the longer treatment cycle. तो बेसिकली स्टेजिंग हेल्प करता है डॉक्टर को डिटरमाइन करने में कि कितना दूर तक हमारा ये लिम्फोमा स्प्रेड हुआ है, कौन सा ऑर्गन तक स्प्रेड हुआ है स्पेसिफिकली इन दी हॉकिंग्स लिम्फोमा, बिकॉज it do spread in a very orderly and continuous fashion as compared to non-Hodgkin's lymphoma. अब बाकी क्लासेस से हम लोग फिजिकली क्या करेंगे, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, वी रीड अबाउट द स्पेसिफिक एंटिटीज, वी विल जब हम लोग बेसिकली नॉन इमेच्योर सेल का लिम्फोइड सेल्स के बारे में, लिम्फोइड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके कारण लिम्फोमास हुआ है। प्लाज्मा सेल लिम्फोमास के बारे में डिस्कस करेंगे, मैच्योर लिम्फोमास, मैच्योर सेल लिम्फोमास के बारे में बात करेंगे एंड सब उसके क्लिनिकल फीचर्स, साइलेंट फीचर्स सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो होप यू विल स्टे ट्यून्ड एंड